हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू न्यूज़ एनालाइज इन हिंदी। आज है 12 मार्च 2025। द हिंदू को हम अनुवाद करके आपके सामने लेके आए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। हम बात करते हैं पहले आर्टिकल यूक्रेन और युद्ध विराम, मतलब अमेरिका और यूक्रेन में युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका से बातचीत में यूक्रेन ने 30 दिन के लिए तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई है। मतलब अमेरिका ने और उसने बातचीत की है। बातचीत से हमें समाधान देखने को मिलता है, आपसी सहमति में आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करने पर अमेरिका सैन्य सहायता और इंटेलिजेंस में सहयोग पर हटाएगी। यूक्रेन और अमेरिका की सऊदी अरब में वार्ता हो रही है। मतलब जो वार्ता की जा रही थी वो सऊदी अरब में हो रही है। यूक्रेन के दुर्लभ खनिज के दोहन का अधिकार अमेरिका को देने पर भी सहमति बनी है। अब ये प्रस्ताव रूस के पास जाएगा और उनकी सहमति के बाद युद्ध एक रुक सकता है। पाकिस्तान, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि पाकिस्तान में ट्रेन अपहरण। अभी हमारा 2025 में इंडिया जीती है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, मतलब न्यूजीलैंड है, जो भी टीम है वो हमारे यहाँ खेले। लेकिन ये खेल हमारा दुबई में हुआ था 2025 का, जो इंडिया अभी जीती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया गया है। एरोप्लेन का तो सुना था, लेकिन यहाँ पर ट्रेन को अपहरण कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने BLA ने जिम्मेदारी ली है कि हम इसकी सहायता करेंगे। क्वाटा से पोशवर जा रही गाड़ी को बलूचिस्तानी में पटरी तोड़ रोक दिया। पटरी को तोड़ा था, फिर रोक दिया गया। 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की गई। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करते आया है हमेशा से, मतलब जब से हमारा विभाजन हुआ है। सुरक्षा बल और अपहरण से गोलीबारी जारी है। मतलब अभी भी वहाँ से गोलियों की आवाज़, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चले क्या हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि वहाँ गोलीबारी हो रही है। बीमारियों के नाम, अक्सर बीमारियों के नाम देश, शहर, नदी etc के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे कि इससे उस क्षेत्र के प्रति एक पूर्वाग्रह का विकास हो सकता है। 1918 से 20 के फ्लू की स्पेनिश फ्लू बुलाया जाता था। मतलब फ्लू को स्पेन का फ्लू, मतलब उसके शहर का नाम से बुलाया जाता था। ये स्पेन में शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन स्पेन की मीडिया ने इसको बहुत छापा था कि ये स्पेन का फ्लू है। WHO ने 2015 में ऐसे नामकरण से बचने को कहा है, क्योंकि जोका वायरस का नाम युगांडा की जोका जंगलों पर आधारित है। मतलब ये जोका है वो जंगलों का जीव आधारित है। जनवरी में भारतीय वैज्ञानिक ने एक फंगस का नाम ट्राइकोकाइटोना इंडोटीना रखने पर विरोध किया है। मतलब ये इंडिया का भी नाम इंडो आ रहा है, नहीं तो किसी के देश पर नाम ना रखे, उस पर हमारे शहर का प्रभाव पड़ता है। बीमारियों का नामकरण उनके वर्गीकरण और आसमान पहचान लेकर आधार होना चाहिए। मतलब उनके जो सामान्य है, उनके जो प्रभाव है, उनके आधार पर नाम होना चाहिए। अवैध नागरिकों में भारत सरकार दक्षिण पूर्व एशिया में अवैध नौकरियां कर रहे हैं। 283 भारतीयों को वापस लाया गया। म्यांमार, थाईलैंड सीमा के दक्षिण क्षेत्र में अवैध कॉल सेंटर काम करते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स करके कॉल करके उनसे पैसा लेते हैं कि हमने ये बिल किया है, आपका ये हो गया, और मुख्य साइबर अपराध में शामिल है। ऐसे में ऐसा एक और यान वापस आने की उम्मीद है। म्यांमार और थाईलैंड के दूतावासों ने वहाँ की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया गया है। इनकी वास्तविक नौकरियों का लालच ढेर देकर ले जाया जाता। मतलब यहाँ से भेजते हैं कि वहाँ पर आपको इतना पैकेज मिलेगा, तो यहाँ से जाता है। वहाँ जाकर फंड का काम करवाया जाता है। मतलब फंड के द्वारा काम करवाया जाता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको ये करना है।
पासपोर्ट जमा किया जाता है जिससे कोई वापस ना जा सके, मतलब उनका काम जारी रह सके। नया इमिग्रेशन कानून। केंद्र सरकार ने संसद में नए इमिग्रेशन और विदेशी विधायक प्रस्तुत किए हैं। पुराने 4 कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाए जाने का प्रावधान है। इस कानून में व्यक्ति विदेशी नहीं यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी व्यक्त करता है। अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी संबंधों के लिए खतरा है तो उसको प्रवेश से रोका जा सकता है। मतलब वो देश का नागरिक से भी हटना चाहता है तो वो हट सकता है, और अगर ऐसा हमें लगता है कि वो हमारे लिए खतरा का है तो हम उसे अपने देश में आने से रोक सकते हैं। इसके दुरुपयोग का डर जताया जा रहा है। इसमें अपील का प्रावधान नहीं है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। गैर कानूनी ढंग से भारत पर आने वाले दंड बताए गए हैं। घरेलू ऋण। भारत में RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू ऋण GDP 41% तक पहुंच चुकी है। जो घरेलू संपत्तियों की कीमतों में कमी आई थी, GDP का 110 से 4% से लेकर 108 से 3% तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे की पॉइंट, ऋण का प्रयोग उपभोग के लिए अधिक किया जा रहा है। ऋण की मात्रा में विविधता अधिक लेने वाले की संख्या बढ़ने के कारण भी है। 2/3 से अधिक ऋण लेने वाले प्राइम श्रेणी के, मतलब जो हमें लोन वापस दे सकते हैं, हमारा पैसा वापस आ सकता है। अक्सर सब प्राइम ऋणकर्ता उपभोग के लिए ऋण लेते हैं। अगर एक ऋणात्मक किसी एक ऋण को नहीं चुका पाता है तो उसके सभी ऋण NPA में गिने जाते हैं। ऐसे में किसी एक चक्र से NPA बढ़ सकता है। उपभोग ऋण में बुराई नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सीमित योगदान बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। परिवार के आर्थिक तनावों को भी उजागर करता है और इसके संकेत सही नहीं माने जा सकते हैं। ये हमारा द हिंदू ये आज 12 फरवरी का था। जो मैं 11 फरवरी को नहीं पढ़ा पाई थी वो मैं आज आपके लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे टाइम नहीं मिला था, उसके लिए मैं नहीं बना पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये मैंने 11 फरवरी के इसी में ही ज्वाइन कर दिया है। मार्को कॉनी। कनाडा की लिबरल पार्टी ने मार्को कॉनी की नया नेता चुना है। जस्टिन ट्रूडो जब देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब वहाँ के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। ट्रूडो ने जनवरी में त्यागपत्र की घोषणा की थी कि उसके बाद कराए गए पार्टी के आंतरिक चुनाव में कार्नी को लगभग 86% वोट मिले थे। बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख रहे हैं, मतलब वो इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। निर्वाचित होते हुए भी अमेरिका और ट्रंप सरकार पर कठोर रवैया दिखाया है। कनाडा में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं जिससे लिबरल पार्टी के हारने की संभावना है। हरदीप सिंह निज्जर मामले में ट्रूडो के रवैये में से 2030 से देश के संबंध के बराबर हैं, तो दोनों देश एक दूसरे से राजनीतिक को निष्कासित कर रहे थे। वनुआत और ललिता मोदी क्या है? प्रशासन महासागर में स्थित छोटे से द्वीपीय देश वनुआती ने भारत के भगोड़े आरोपपति ललिता मोदी पर पासपोर्ट रद्द करना, मतलब उनका जो पासपोर्ट था उन्हें रद्द कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मोदी ने अपने भारतीय पासपोर्ट रद्द करने का आवेदन पत्र लिखा था, मतलब उन्होंने ये लिखा था कि मेरी भारत की नागरिकता ख़त्म कर दीजिए, मैं अब वनुआती की नागरिकता स्वीकार कर रहा हूँ। अब उनके पास वनुआती की नागरिकता मिल जाएगी। वनुआत के PM ने कहा है कि मोदी की नागरिकता इसलिए दी गई थी क्योंकि इंटरपोल ने उसके खिलाफ अलर्ट जारी करने से इनकार जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हथियारों का आयात। 2020 से 2024 के बीच यूक्रेन विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, मतलब उसने अधिक हथियार खरीदे हैं। 2015 से 19 की तुलना में 100 गुना अधिक।
भारत विश्व में दूसरे स्थान पर हथियार खरीदता है और 2015 से 19 की तुलना में 93% की गिरावट आई है। मतलब हमने खुद काम करना शुरू किया है और आयात कम किया है। भारत रूस और फ्रांस के लिए निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन पहली बार टॉप 10 आयातक की सूची में आया है। अस्त्र निर्माणों के घरेलू उद्योगों को भारी विकास किया गया है। भारत के अस्त्र आयातों का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से 36% है, लेकिन गिरावट आई है। मतलब हमें और देशों से हथियार लेने में गिरावट देखने को मिली है, वो अच्छी बात है। 2010 से 14 से 72% और 2015 से 19 में 55% देखने को मिली है। पाकिस्तान दुनिया में 5वें स्थान पर 81% आयात चीन से करता है। दुनिया के अस्त्र निर्यातों में अमेरिका का हिस्सा 43%, फ्रांस मतलब 9.6% है, रूस का 78% हमें देखने को मिलेगा। मतलब हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें कितने साल कौन सा हथियार कितने परसेंट कितने तक लिए गए हैं। ये आपको बायोडाटा दिया है। हम बात करते हैं सेवी और शॉर्ट सेलिंग लॉ। भारत में सेवी शॉर्ट सेलिंग ने किया नियम में परिवर्तन कर सकती है। शॉर्ट सेलिंग में बिना खरीदे हुए स्टॉक को बेचा जा सकता है, जिससे बाजारों के गिरने पर लाभ हो सकता है। मतलब जब बाजार के दाम गिरेंगे तो उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। वर्तमान में शॉर्ट सेलिंग पर प्रतिबंध है, क्योंकि एंड्स ऑप्शन के अलावा अक्सर स्टॉक की आज खरीदा जाए तो व्यक्ति अकाउंट में आने में एक दिन लग सकता है। मतलब अकाउंट में थोड़ा देर हो जाता है। हम बात करते WTO के नियम। भारत और अमेरिका आपस में व्यापार समझौते करने का प्रयास कर रहा है। दोनों देश WTO की सतत शर्तों का मानना आवश्यक है। MFE मेफिन सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। टैरिफ सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, दुनिया के बाकी देशों के लिए भी काम करना पड़ेगा। इससे बचने का तरीका अभी के समझौते के अंतरिम समझौते कहा जाएगा। ट्रंप की पारंपरिक टैरिफ की नीति भी WTO के नियम का उल्लंघन कर रही है। WTO विकासशील देशों की अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। मतलब जो अमेरिका है वो अधिक टैरिफ लगाने को कह रहा है। कुलपति की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सरकार द्वारा कुलपति की चयन की प्रक्रिया में सीधे दखल देने पर रोक लगाई है। मतलब UGC ने नए नियमों के अनुसार सरकार की प्रक्रियाओं से बाहर रखा है। राज्य सरकारों का तर्क के विधानसभा द्वारा राज्य के हितों में बनी संस्थाओं में नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से होनी चाहिए। प्रक्रिया में संतुलन की आवश्यकता नियमित व्यक्तियों पर राज्य सरकार की सहमति, चयन समिति या राज्य सरकार का सदस्य होना अनिवार्य है। और UGC नियम में कुलपति के लिए अनेक प्रकार के अनुभव वाले लोगों की आह्वान और बनाया जा रहा है, जो एक अच्छा कदम है। खाद्य पदार्थ नियमन। आर्थिक सर्वेक्षण अधिक प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ पर स्वास्थ्य कर लगाने की बात करता है। भारत में 2017 में खाद्य पदार्थ के लिए रेटिंग के नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों की कंपनियां निकाली गई हैं कि कितनी रेटिंग लगाए जा सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में अच्छे होने के कारण स्थिर रेटिंग बेहतर आने लगे। ये पैकेटों पर दिखाया गया है कि आपके रेटिंग कितने आ रहे हैं। आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।